नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। उस चैप्टर का नाम है परमाणु एंड अणु। हम आपको अपनी कल वाले वीडियो में हम आपको परमाणु के बारे में बता दिए थे। आज हमारा अगला टॉपिक है अणु क्या है, अणु के बारे में पढ़ेंगे। अणु क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बताते हैं साधारणतया अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे जुड़ते हैं? साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। कैसे आकर्षण बल द्वारा कस के जुड़े होते हैं? अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है एक ही तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित होता है। अणु कैसे निर्मित होता है? एक ही तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करते जुड़ते हैं तो क्या होता है? अणु का निर्माण होता है। आपको पता साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। जब दो परमाणु मिलते हैं तो क्या मिलता है? एक अणु का निर्माण होता है। या विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो अणु निर्मित होता है। आपको बता दें साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक पदार्थों का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा ये परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि तत्वों के अणु कैसे होते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचित होते हैं। आपको बता दें किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं जैसे आर्गन है, हीलियम है इत्यादि। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं तो लेकिन अधिकांश अधातु ऐसे नहीं होता है। आपको बता दें कि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं लेकिन अधिकांश अधातु में ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन अणु है, दो ऑक्सीजन परमाणु बनाता है दो ऑक्सीजन परमाणु पर। आपको बता दें कि ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। ऑक्सीजन अणु एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु तो बोलता है क्या बनता है? ऑक्सीजन मतलब O2 बनता है। दो परमाणु अणु से बना होता है उसे ऑक्सीजन कहते हैं। सामान्यतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या बनता है? O3 बनता है। O3 प्राप्त होता है, ओजोन प्राप्त होता है। आपको बता दें किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं जैसे आर्गन, हीलियम क्या है? ये एक ही तत्व के एक ही परमाणु से बने होते हैं। जैसे अनेक तत्व के अणु उस तत्व के एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। अनेक तत्व और अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन अणु है वो दो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से बनता है इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। यदि सामान्यतः दो के स्थान पर तीन कर दे, मतलब ऑक्सीजन का 3 परमाणु ले ले, ऑक्सीजन का 3 परमाणु क्या बनता है? ऑक्सीजन का 3 परमाणु लेने पर ओजोन बनता है, ओजोन प्राप्त होता है। अगर किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। आपको बताते हैं धातु अणुओं के एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं।
आइए तथा कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। आपको बता दें कि किसी भी कण की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को हम उस तत्व की उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। आपको बता दें धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कार्बन के अणुओं की सरल संरचना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। असीमित परमाणु क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आपको बता दें, चलिए कुछ परमाणुकता का अवलोकन करते हैं। देखिए साइड नंबर 3.3 में दिया गया है कि कुछ तत्वों की प्रमुखता, जैसे आपको बता दें आर्गन क्या होता है। आर्गन का एक परमाणु से मिलकर होता है हीलियम क्या है, हीलियम एक परमाणुकता होता है क्योंकि एक ही परमाणु जुड़ा होता है हीलियम में। ऑक्सीजन द्विपरमाणुकता, क्योंकि ऑक्सीजन के दो परमाणु जुड़ते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन तो दो परमाणु, तो उसी पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़ते हैं तो क्या निर्मित होता है, ओजोन का निर्माण होता है, O3 का निर्माण होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन में द्विपरमाणुक होता है क्योंकि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन का निर्माण होता है। एक H1 2 परमाणु जुड़ता है तो फिर ये हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन H2 बनता है। और आपको बता दें कि नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक होता है क्योंकि नाइट्रोजन को हम ऐसे N2 लिखते हैं जब नाइट्रोजन का एक परमाणु नाइट्रोजन के एक और 2 परमाणु जुड़ते हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु जुड़ते हैं तो क्या मतलब N2 का निर्माण होता है नाइट्रोजन का, इसलिए नाइट्रोजन को द्विपरमाणु कहते हैं। क्लोरीन को भी Cl2 लिखते हैं। क्लोरीन भी द्विपरमाणुक होता है, जैसे इसमें भी क्लोरीन के 2 परमाणु जुड़ते हैं तो क्लोरीन का निर्माण होता है। फास्फोरस चतुष्परमाणुक होता है। फास्फोरस चतुष्परमाणुक होता है क्योंकि फास्फोरस को F लिखते हैं। सल्फर 8 लिखते हैं। सल्फर को हम S8 लिखते हैं। ये बहुपरमाणुकता को दर्शाता है। अब हम धातु में देखिए, धातु में कौन कौन से एलिमेंट हमारे एक परमाणुकता, द्विपरमाणुकता, बहुपरमाणुकता तो बता। धातु में सोडियम क्या होता है, सोडियम भी एक परमाणु से जुड़ता है क्योंकि सोडियम को हम सिर्फ Na लिखते हैं। आयरन को Fer लिखते हैं। आयरन को Ar लिखते हैं। एल्युमिनियम भी एक परमाणुकता होती है। क्योंकि Al लिखते हैं एल्युमिनियम। और कॉपर को Cu लिखते हैं। क्योंकि ये एक परमाणुकता के यौगिक एक परमाणुकता होते हैं। हमारा टॉपिक है यौगिकों के अणु क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। आपको बता दें यौगिकों के अणु भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ यौगिकों के अणु क्या होते हैं। कुछ यौगिकों के अणु के बारे में देखेंगे। जैसे जल क्या है, एक यौगिक है। यौगिक है। इसमें संयुक्त रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। और जो किस अनुपात में इसका यूज होता है कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण हो जाता है। तो आपको बता दें
हाइड्रोजन का जो अनुपात है 1 होता है और ऑक्सीजन का अनुपात 8 होता है। जब ये मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। और अमोनिया का भी जो अमोनिया के जो यौगिक संयुक्त रूप से किससे मिलकर निर्मित होता है? अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो क्या होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। और किस अनुपात में मिलते हैं तो इनका 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 नाइट्रोजन अमोनिया का निर्माण होता है। तो नाइट्रोजन 14 के अनुपात में लिया जाता है और हाइड्रोजन को 3 के अनुपात में लेते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस संयुक्त तत्वों से मिलकर बने होते हैं? तो आपको बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बने होते हैं। और किस अनुपात में इसको लिया जाता है? 3:8 के अनुपात में लिया जाता है। आपको बता दें क्रियाकलाप 3.2 में देखेंगे कि अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए 3.4 के एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए 3.2 देखिए। आपको बताते हैं सारणी में 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपात को ज्ञात कीजिए। आपको बताते हैं जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। आपको बता दें जैसे द्रव्यमान अनुपात है, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है 1 होता है, उसकी परमाणु द्रव्यमान के तो 1 होता है, जिसको परमाणु द्रव्यमान को हम यू से इंडिकेट करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं। आपको बता दें जो द्रव्यमान अनुपात बटा परमाणु द्रव्यमान होता है। तो जैसे हम सरलतम अनुपात में कैसे ज्ञात करते हैं हाइड्रोजन को जैसे द्रव्यमान अनुपात हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है, तो इक्वल टू 1 होगा। कितना होगा? 2 कटेगा तो कितना आएगा? इसका द्रव्यमान कितना होता है? सरलता अनुपात कितना? 2 होता है। सरलतम अनुपात 2 होता है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है? 8। द्रव्यमान अनुपात 8 और परमाणु क्रमांक 16 होता है। परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। जैसे 8 और 16 8 इसका द्रव्यमान अनुपात 8 और परमाणु द्रव्यमान अनुपात 16 इक्वल टू 1/2 काटेंगे इसको। जब हम इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। और इसको कितना होता है? इसका सरलता अनुपात कितना होता है? 1 होता है। इसका सरलता अनुपात 1 होता है। सरलता अनुपात 1 होता है। ठीक है। इस प्रकार आपको बता दें जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होता है। 2:1 होता है। आपको बता इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होता है। अब हमारा अगला टॉपिक आयन क्या होते हैं, आयन किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। आयन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आयन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कण से बने होते। धातु एवं अधातु मेटल एंड नॉन मेटल युक्त यौगिक में आवेशित कणों से बने होते। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। जैसे यह ऋण आवेश तथा धन आवेश होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश एवं धन आवेश होते हैं। आपको बता दें धातु अधातु युक्त यौगिकों को आवेशित कणों से बने होते। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन होते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ऋण आवेशित और धन आवेश होता है। आपको बता दें कि ऋण आवेशित आयन को हम ऋण आयन या एनायन कहते हैं, इसको इंग्लिश में एनायन कहते हैं। और धन आवेशित आयन को हम धनायन कैटायन कहते हैं। आपको बता दें कि ऋण आवेशित आयन को जिसपे निगेटिव चार्ज होता है उसको हम ऋणायन या एनायन कहते हैं। धन आवेश जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम धनायन या कैटायन भी कहते हैं। अब उदाहरण के लिए आपको बता दें जैसे सोडियम क्लोराइड को लीजिए। जैसे सोडियम क्लोराइड लेते हैं NaCl लिए। NaCl को एक धनात्मक सोडियम आयन जिसपे आपको बताते हैं कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड पर
निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज संघटक के रूप में विद्यमान होते हैं। आपको बताइए परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उससे बहुपरमाणुकता आयन कहते हैं। आपको बताइए परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है बहुपरमाणुकता कहलाते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में पढ़ेंगे कि इसका निर्माण होता है। आयन कैसे इसका निर्माण होता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि कुछ आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आपको होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्सीजन के मिलने से कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और किस द्रव्यमान अनुपात में लेते हैं। द्रव्यमान अनुपात में कैल्शियम को हम 5 और ऑक्सीजन को 2 संबंधी के अनुपात में यूज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के मिलने से मैग्नीशियम सल्फाइड का निर्माण होता है। और कितने अनुपात में लेते हैं तो मैग्नीशियम सल्फाइड का निर्माण होता है। तो पहले मैग्नीशियम को हम 3 और सल्फर को 3 संबंधित 4 के अनुपात में लेते हैं तो मैग्नीशियम सल्फाइड का निर्माण होता है। इसी पर सोडियम क्लोराइड को जो सोडियम एवं क्लोरीन के मिलने से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। उसका जो द्रव्यमान अनुपात होता है किस अनुपात में लेने पर ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है सोडियम क्लोरीन से। तो आपको बता दें 23 संबंधित 35.5 के रेशियो में लेते हैं तो हमको सोडियम और क्लोरीन को 23 संबंधित 5 के अनुपात में लेते हैं सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक सूत्र कैसे लिखना है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। आपको बता दें किसी भी रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। आपको बता दें भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात करनी होनी चाहिए। संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ किस प्रकार संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार संयुक्त होकर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं की संयोजकता इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व की परमाणुओं की संयोजकता उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। आपको बता दें किसी तत्व की संयोजकता शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इससे ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि जैसे मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा को पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानव को इस प्रकार पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए। तो आपके विचार में ऑक्टोपस की कुल कितने मानव को पकड़ सकता है। अब ऑक्टोपस को ऑक्सीजन तथा मानव को हाइड्रोजन के द्वारा निरूपित कीजिए। ऑक्टोपस तथा मानव को हाइड्रोजन द्वारा निरूपित कीजिए। क्या इंडिकेट करिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप ऑक्सीजन OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे। पदांक ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए 4 पदांक ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानव की संख्या को प्रदर्शित करता है। आपको बता दें सारणी 3.6 में
कुछ सरल और बहुपरमाणु आयनों की संरचना दी गई है। संरचना के बारे में हम अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न निम्न नियमों का पालन पढ़ना चाहिए। देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि आयन बहुपरमाणु आयन के बारे में दिखाया गया है। जैसे एक आयन क्या होता है, संकेतक आयन का नाम सोडियम है, जिसको हम ए प्लस पोटेशियम को K+ और सिल्वर को Ag+ और आयरन को Cu+ कहते हैं, जिसको ये अधात्विक तत्व होते हैं। अधात्विक तत्व और बहुपरमाणु आयन के बारे में दिखाया गया। देखिए अमोनिया कैसे निर्मित होता है। NH और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया का निर्माण होता है। हाइड्रोक्साइड OH और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या होता है, नाइट्रेट का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बोनेट सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड जो सल्फर ऑक्सीजन के अनुपात मिलने से सल्फाइड का होता है। और सल्फेट का भी सल्फर और ऑक्सीजन के 4 अनुपात में मिलने से ऑक्सीजन का निर्माण सल्फेट का निर्माण होता है। फास्फेट का भी फास्फोरस और ऑक्सीजन के मिलने से क्या होता है, फास्फेट का निर्माण होता है। एक क्या सारे ये हमारे बहुपरमाणुकता के आयन का एग्जाम्पल है। आपको बता दें, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। आपको बता दें, आयन की संयोजकता अथवा आवेश को संतुलित होना चाहिए। और आपको पता है, जब एक कंपाउंड किसी धातु या अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे आपको बता दें कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड और आयरन सल्फाइड में आपको बता दें कि कॉपर ऑक्साइड इत्यादि, जहाँ पर ऑक्सीजन क्लोरीन सर्व अधातु है तथा इसको दाईं तरफ लिखते हैं। दाईं तरफ जैसे जब कैल्शियम सोडियम आयरन कैल्शियम सोडियम आयरन धातु है तथा उन्हें बाईं तरफ लिखा गया है। आपको बता दें, जैसे एक कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl और फेरस सल्फाइड जो है, ये ऑक्सीजन क्लोरीन और ये सल्फाइड क्या है, अधातु है। तो इसको लिखने के लिए पहले इसको हम दाईं तरफ लिखते हैं। इसको बाईं तरफ लिखते हैं। जो अधातु होते हैं उनको हम दाईं तरफ लिखते हैं, और जो अधातु होते हैं जैसे कैल्शियम है, सोडियम और फेरस से आयरन है, जो हमारा आयरन है, इनको हम क्या कहते हैं, दाईं तरफ लिखते हैं इसको। आपको बताते हैं, बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। आयनों की संख्या को कोष्टक के बाहर लिखते, जैसे MgOH का ट्वाइस है। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक में नहीं लिखता। आपको बताते, बहुपरमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिक आयनों की संख्या दर्शाने के लिए हम आयन को कोष्टक में लिखते हैं। और उदाहरण के लिए MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो हमारा उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो हम कोष्टक में नहीं लिखते हैं। हम आपको बता दें कि
जब बहुपर्णमूलक आयन एक हो तो हम उसको आवश्यकता कोष्ठक में की आवश्यकता नहीं होती। जैसे उदाहरण NaOH, ये क्या है, इसकी बहुपर्णमूलक आयन एक है तो इसमें क्या मतलब NaOH को कोष्ठक में नहीं लिखते हैं। चलिए अब हमारा सरल यौगिक के सूत्र के रूप में देखेंगे कि हमारा अगला टॉपिक है सिंपल कंपाउंड फार्मूला। सिंपल कंपाउंड फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी कंपाउंड कहते हैं। जैसे 3.6 में कुछ आयनों की संरचना दी गई थी। आपका इनका उपयोग यौगिक सूत्रों को तो लिखने के लिए कर सकते हैं। आपको बता दें कि आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकता लिखते हैं। जैसे आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक के तत्वों के प्रतीक को लिखते हैं फिर उनकी संयोजकता लिखते हैं, जैसे कि निम्न उदाहरणों द्वारा दर्शाया गया है। जैसे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड जो प्रतीक होता है, हाइड्रोजन को हम H से और क्लोरीन को Cl से हम इंडिकेट करते हैं। जिसका जो संयोजकता होती है क्लोरीन की एक होती है और हाइड्रोजन की एक होती है। तो तब जाकर इसको मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो निर्माण होता है HCl कहते हैं। इसमें हम हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है आपको बताते हैं। इसका हाइड्रोजन से जो प्रतीक होता है तत्व का, हाइड्रोजन का प्रतीक S और सल्फाइड जो होता है सल्फाइड को S से इंडिकेट करते हैं। जिसकी संयोजकता S की सल्फर की एक होती है और हाइड्रोजन की दो होती है। संयोजकता आपको फिगर में दिखाया गया था, उसे याद करना है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र जो बनता है वो H2S बनता है। आपको कहना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसमें आपको बता दें कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन को हम C से और टेट्राक्लोराइड को Cl से, मतलब क्लोराइड को Cl से। आपको बता दें जो उनकी संयोजकता होती है कार्बन की एक और क्लोरीन की 4 होती है। आपको कार्बन टेट्रा जो फार्मूला बनता है CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फार्मूला बनता है CCl4 बनता है। आपको बता दें कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड लिखते हैं। तत्पश्चात उनके आवेशों को आड़ा तिरछा और चक्कर का सूत्र प्राप्त करते हैं। आपको बताएं मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे हम आपको बताएं कि मैग्नीशियम क्लोराइड को पहले हम मैग्नीशियम का जो प्रतीक लिखते हैं उसको बड़े मैग्नीशियम के Mg से और क्लोराइड को Cl से इंडिकेट करते हैं। मैग्नीशियम पर एक नेगेटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे इसका जो फार्मूला बनकर आता है मैग्नीशियम Cl2। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड अणु में 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है, मैग्नीशियम के लिए होता है। इसलिए इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश का संतुलन होना चाहिए। संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। संपूर्ण संरचना क्या होना चाहिए, उदासीन, न्यूट्रल हो जाना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्र के आयनों को आवेश को नहीं दर्शाया जाता। इस प्रकार के फार्मूला में आयन का जो आवेश होता है चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव उसको नहीं दर्शाया जाता है, नहीं भी इंडिकेट करते हम लोग। जैसे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं तो एल्युमिनियम का जो प्रतीक होता है Al से हम इंडिकेट करते हैं। ऑक्साइड को, ऑक्सीजन को O से। जिसपे एल्युमिनियम पे 2 निगेटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। जो हमारा जो फार्मूला बनकर L2O3 बनता है। अब हमारा अगला एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है उसका प्रतीक कैल्शियम को हम Ca से, ऑक्साइड है तो हमारा ऑक्सीजन है। हाँ, इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं। कैल्शियम पर -2 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन और 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकता समान है तो इसका सूत्र CA2O2 इनको किंतु हम इस प्रकार COO के रूप में भी सरलीकृत कर सकते हैं।
अब हमारा अगला टॉपिक बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक क्या होते हैं? सोडियम नाइट्रेट का हम सूत्र लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम को हम Na से, जो इसका प्रतीक होता है, सोडियम को हम Na से और नाइट्रेट को NO3 से इंडिकेट करते हैं। आपको पता है सोडियम पे माइनस निगेटिव चार्ज होता है और NO3 पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हम जो NO3 पे जो NO3 पे पॉजिटिव चार्ज, हम सोडियम के पैर के नीचे लिखेंगे और जो सोडियम के जो निगेटिव चार्ज हम NO3 के पैर के नीचे लिखेंगे। जो हमारा फार्मूला बनकर आता है NaNO3 बनकर आता है सोडियम नाइट्रेट। आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लेंगे, आपको बता दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और हाइड्रोक्साइड का OH। आपको बता दें कि कैल्शियम पर निगेटिव चार्ज होता है जिसके हम OH के पैर के नीचे लिखेंगे और OH पर पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है जो जिसको हम कैल्शियम के पैर के नीचे, जो हमारा फार्मूला बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कैल्शियम को हम OH को जो आयन है पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या करते हैं, हम बहुपरमाणुक आयनों के बारे में पढ़ के आए जिसमें आयन को हम कोष्टक में लिखकर और संयोजक को बाहर तो लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस न कि CaOH का लिखते हैं। आपको बता दें कि जब सूत्र में एक ही आयन या 2 से अधिक आयन होते हैं तब उनके लिए हम कोष्ठ का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्ठ में रखकर पदांक 2 लगाते हैं। यह निर्देशित करता है कि कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं। 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए, आपको बता दें कैल्शियम ऐसे है, इधर भी OH जुड़ा है और इधर भी OH जुड़ा है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र है CaOH का है। CaOH 2 पॉजिटिव आयन था ना, तो इसको हम कोष्ठ के बाहर लिखेंगे, 2 CaOH2 लिखते हैं, न कि CaOH लिखते हैं। ठीक है, OH2 कोष्ठ लिखते हैं। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम बहुपरमाणुकता में हम उसके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं और वहाँ यहाँ पर जो OH को कोष्ठक में रखकर हम पदांक 2 लगाते हैं। ये निर्धारित करता है कि हाइड्रोक्सिल समूह के एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े होते हैं। आपको दूसरे शब्द में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के प्रत्येक के 2 परमाणु जुड़े होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रत्येक में 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। अब हमारा हम देखेंगे अगले एग्जाम्पल के रूप में सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट के बारे में देखिए, सोडियम पे 2 निगेटिव चार्ज होता है। जो निगेटिव चार्ज है तो हम इसको कार्बोनेट के पैर के नीचे लिखेंगे और कार्बोनेट पे आपको 1 पॉजिटिव चार्ज है तो हम सोडियम के पैर के नीचे लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा फार्मूला बनकर आता है NO2CO3 बनकर आता है। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में कोष्ठक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणु आयनों में कार्बोनेट के एक ही आयन विद्यमान होते हैं। बहुपरमाणु आयन में कार्बोनेट का जो आयन होता है कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है तो इसलिए बहुपरमाणु कोष्ठक का उपयोग नहीं हुआ है। आपको बता दें अमोनियम सल्फेट का जो NH4 जिसका प्रतीक होता है अमोनिया का NH4 और जो सल्फेट SO4 लिखते हैं। आपको बता दें NH4 पर -2 निगेटिव चार्ज है जिसको हम सल्फेट के पैर के नीचे लिखेंगे और आपको बता दें SO4 पे 1 पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम अमोनिया के पैर के नीचे लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको अमोनिया के पैर के नीचे, जो हमारा फार्मूला बनकर आता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 बनता है। NH4 का होल ट्वाइस SO4 बनता है। अब हमारा अगला टॉपिक है आणविक द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें अनुभाग हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना करने के लिए किया जाता है। हम आपको बताते हैं परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं।
इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमान का परिकल्पना करने के लिए किया जाता है। किया जा सकता है किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। आपको बता दें किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटन परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान की इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। इकाई या U द्वारा इसको हम आणविक द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान को U द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि जैसे जल है H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। नाइट्रिक हमारा दूसरा है नाइट्रिक अम्ल NaCO3 के आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। आपको बता दें कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। एक इसको U लिखे हैं 1U लिखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8 और परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 16। हाँ 16। तो आपको बता दें अर्थात जल जिसमें दो परमाणु हाइड्रोजन और एक परमाणु ऑक्सीजन का होता है। दो परमाणु आपको बता दें ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 और उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है 16। तो आपको बता दें H2O हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2। तो हाइड्रोजन कितना था हमारे पास, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। तो 2 = 1 = 2, ठीक है 2। अब ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़े हुए थे, ऑक्सीजन के कितने अणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। तो 16 और 2 जोड़ते हैं कितना बनता है 18 होगा। कितना होगा 18 होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर आणविक द्रव्यमान क्या होगा 18 होगा। आणविक द्रव्यमान कितना होगा 18 होगा। देखिए दिखाया गया है, लिखा भी गया है कि इसमें हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। आपको बता दें जल में जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं, आणविक जो द्रव्यमान निकलता है उसका इसमें दिखाया गया है कि 18 उसका आणविक द्रव्यमान होगा। आपको बता दें कि नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान +30 का परमाणु द्रव्यमान होता है। मतलब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14। जब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना बनता है 63 U बनता है। 63 इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा 63 U होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। आपको बता दें किसी पदार्थ सूत्र इकाई क्या होता है, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। और सूत्र द्रव्यमान का परिकल्पना उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हम आणविक द्रव्यमान का परिकल्पना करते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकल्पना उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हम आणविक द्रव्यमान का परिकल्पना करते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण में सोडियम क्लोराइड NaCl लेते हैं। इसकी सूत्र इकाई द्रव्यमान की परिकल्पना इस प्रकार करते हैं। आपको सोडियम यहाँ पे कितना है 1 हम लिया है। सोडियम का जो
सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना 11, उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है 23 होता है। द्रव्यमान संख्या कितना होता है 23, द्रव्यमान संख्या कितना होता है 23, आपको बता दें। इसी प्रकार कार्बन नहीं, क्लोरीन है, जो क्लोरीन है कितना यहाँ पे एक क्लोरीन है, एक लिखेंगे। और जो इसका क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 17, क्लोरीन का 17, और जो द्रव्यमान संख्या कितना 35.5 होता है। जब इसको हम जो जब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, कितना आया है 58.5 द्रव्यमान आया है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि जैसे कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र का द्रव्यमान का परिकल्पना करेंगे। आपको बता दें कैल्शियम क्लोराइड सूत्र का द्रव्यमान Cl2 होता है। आपको पता है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 20 नहीं, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, क्लोरीन का 35.5 यू होता है। आपको बता दें कि जब कैल्शियम यहाँ पे कितने अणु है, एक है, तो कितने अणु एक है, तो कैल्शियम जो परमाणु द्रव्यमान था कितना था, कैल्शियम 40, और यहाँ पे क्लोरीन के कितने अणु है, दो परमाणु है, कितने परमाणु, 2। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसका जो क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या कितना 35.5 यू था। जब इसको हम जोड़ते हैं, जब देखिए इसमें हम 35.5 से 2 से गुणा करेंगे तो 71 यू आया है। और जब 40 जो हम कैल्शियम का था उसको हम ऐड किए हैं तो 40 आया। जब हम इसको टोटल जोड़ते हैं तो 111 यू आता है, 111 यू आता है।